बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। 75 बरस के करीब हो गए और एक बहस जारी है कि मगर उसका सिरा हमें हाथ नहीं आता। अब बहस ये है कि हम अफराद हैं, हुजूम है, कौम है। करोड़ों लोगों के इस हंगामा खेज हुजूम में हो ये रहा है कि एक टोली की ताकत दूसरी टोली पर चल जाती है, यानी हावी हो जाती है। एक गिरोह दूसरे पे काबिज हो जाता है। एक टोले के पास अगर असला आ जाए तो दूसरे के पास वो डंडा आ जाता है। अब आज एक ग्रुप जो है उसके पास ताकत है तो वो जीना हराम कर देता है, तो कल दूसरा जो ग्रुप है अगर वो मुक्तदर हो जाए तो फिर वो पहले वाले को छोड़ेगा नहीं। वैसे निशानियां हमारी सारी जो है वो हुजूम वाली है, लेकिन चले बिलफर्ज अगर हम कहें कि हम अवाम हैं, हम कौम बन गए हैं, तो अब सिलसिले का जो ये मसला है इसका लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान जिन गंभीर हालात में घिरा हुआ है, इससे निकलने के लिए हम जमहूर, अवाम, पाकिस्तानी कोई भी नाम ले लीजिए, इसकी राय की कोई अहमियत लग नहीं रही है। इस आजाद और जिंदा कौम की कोई राय लेने को तैयार नहीं। चलिए राय को तो छोड़ दीजिए, अवाम के लिए कानून आइन भी नहीं लगता। अब जुल्म ही है एक तरह का देखा जाए तो, क्योंकि अवाम के लिए कानून खामोश है, इस वक्त आइन भी खामोश है, इस वक्त अदालतें भी आपको खामोश नजर आएंगी। लेकिन बिलफर्ज अगर हम बात आगे की करें तो फिर आज हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम ये तमाम चीजें पूछेंगे कि आखिर ये अदालतें क्यों खामोश हैं, आइन क्यों खामोश है और ये कानून क्यों खामोश है। आज हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एक्स डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल लैब है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने बहुत देखा होगा, एनालिस्ट है और क्रिटिक्स है। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले इस वक्त जो पाकिस्तान में जो चीज चल रही है जिसको देख के या सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 11 साल बच्चे की कहानी है। 9 मई का वाकये के बाद पुलिस ने उस बच्चे को गिरफ्तार किया था, 3 माह जेल में रहा, जज ने उसे कम उम्र होने पर उसे रिहा कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर हुआ ये कि इस बच्चे को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए, यानी उस अरसलान बच्चे को उसके घर गए और वहां पे जब उसके वालिद ने रोकने की कोशिश की तो फिर उस बच्चे के वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसको बाद में अस्पताल भी लेके जाया गया क्योंकि उसे हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद वो इंतकाल कर गया। अच्छा, स्टोरी यहीं तक ही खत्म नहीं होती है। अरसलान की स्टोरी सबसे खौफनाक पहलू ये है कि वो ना तो तहरीक इंसाफ में था और ना ही उसका कोई लेना देना था, और मुबैना तौर पर पुलिस ने एक बददियानती से उसकी अस्करी टावर मुकदमे में नामजद किया। 13-14 साल का अरसलान है, उसकी हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि वो बच्चा है और उस बच्चे को देखते हुए अगर आप उसके ऊपर मसाइल देखें तो वो बहुत ज्यादा है। बाप के इंतकाल के वक्त उस बच्चे के घर वालों को उसमें शिरकत की इजाजत दी गई, उसकी तदफीन में इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने जो इस मामले में किरदार अदा किया वो तो बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन 9 मई से मैं बात करूं तो 14 महीनों में पुलिस का किरदार इंतहाई गंदा रहा। सर मैं इतना पूछना चाहूंगी आमिर साहब आपसे कि ये मजलूम गरीब खानदान है, कोई अदालत, कोई कानून कुछ रिलीफ दे सकती है इस बच्चे को? देखिए, इस बच्चे का कसूर इतना है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक गरीब खानदान का बच्चा है। ये बच्चा अगर तो किसी अशराफिया का घर से ताल्लुक रखता होता तो आप देखते कि जी स्पेशल प्लेन भी आ जाते और सब कुछ हो जाता, और शायद अभी तक वो थाने का जो एसएचओ है, डीएसपी है या और जो ऑफिसर्स हैं वो मुअत्तल सस्पेंड होके अपने अपने घरों को या अपने इलाकों को जा चुके होते। बट द डायलेमा इज कि चूंकि वो एक गरीब शख्स था और जो पुलिस है उसको जो इस अंदाज में मिसयूज किया जा रहा है और उसको जिस अंदाज में डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं कि जनाब ये हुक्म है, आपने इसकी तामील करनी है, उनको हदायत होती है कि जी ये आपने आज इस इंस्टेंस में या इस इंसिडेंट में 100 लोगों की या 50 लोगों की गिरफ्तारी शो करनी है। अब उस गिरफ्तारी को शो करने के लिए व्हाट दे डू इज कि वो लोगों को, क्योंकि ऑफिसर्स का ऊपर से सख्ती से हुक्म होता है, वो लोगों को जो भी सामने आता है एप्रीहेंड करते हैं और उनकी गिरफ्तारी शो करते हैं कि जी ये फलाने इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व थे
और इनकी हमने प्रेजेंस भी डाल दी। ऑल्दो ये बच्चा किसी अपने घरेलू इशू की वजह से वहां किसी पुलिस स्टेशन वगैरह में था, ही हैड नथिंग टू डू एट ऑल विद दैट इंसिडेंट ऑफ 9th में बज़ाहिर, क्योंकि जब उनके वकला ने आफ्टर मोर देन 2 months उसकी बेल कराई, तो वहां पे ये चीज क्या किसी पाकिस्तानी अदारे को या उस जज को या मजिस्ट्रेट को, क्योंकि जब इसको अरेस्ट किया तो रिमांड के लिए लेके गए तो किसी को नजर नहीं आया कि ये तो एक माइनर है और माइनर को कैसे आप एक रिमांड पे दे रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में दे रहे हैं और दहशतगर्दी की इस पे दफा लगाई हुई है। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज one of the incidents which have been reported। ये पब्लिक के सामने आ गया, जिसकी वजह ये बनी कि इसके वालिद की डेथ हो गई, इसके वालिद ने जान दे दी, फैमिली को हैरास किया गया, फैमिली को चुप कराने की कोशिश की, फैमिली को शट अप कॉल दी गई, और जब खौफ हुआ कि जी चूंकि ये पब्लिक में आ रही है बात, तो फिर दोबारा मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त उस बच्चे के वो कहाँ पे मौजूद है, क्या उसकी फैमिली ने उसको छुपाया हुआ है, क्या पुलिस दोबारा से उठा के ले गई है। तो दिस इज जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा अच्छा एक हाई हेडेडनेस ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन टॉप कि जी वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो जी ऊपर से हुक्म है, और ये जो ऊपर से हुक्म आता है फिर उसमें इस किस्म के लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं, और ये ज्यादतियां अल्टीमेटली जो सी हैं कल्मिनेट होती हैं। ये तो बच्चा था, नहीं तो जो और बेगुनाह लोग हैं उनसे पैसा रिश्वत ली जाती है। कानून मैं मान लिया, कानून पुलिस कहती है उनकी नौकरियां हैं, वो कहते हैं कि जी ऊपर से ऑर्डर्स हैं, तो क्या हमारी अदालत भी इतनी मिस्कीन है, मजबूर है और वो कहती है कि जी ऊपर से ऑर्डर्स है, हमें यही करना है। 13 साल 14 साल का रिमांड आपने दिया, आपको पता नहीं चला कितने इसका ये माइनर है। देखिए जी, जज साहब को भी हुक्म होता है कि जब वो केस की नवीयत देखते हैं कि ये केस है कौन, और केस का जो रिमांड है वो शायद पढ़ते भी नहीं और आंखें बंद करके, क्योंकि ये हमने देखा जब आपने रिमांड देना होता है यू हैव टू जस्टिफाई दैट एंड यू हैव टू गिव द रीजंस दैट प्राइमा फेसाई इनके खिलाफ ये एविडेंस कलेक्ट किया गया है और उस एविडेंस की बुनियाद पे हम इनकी कस्टडी दे रहे हैं पुलिस को। अब एक माइनर की कस्टडी यकीनन ये शो कर रही है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट साहब भी घबराए हुए थे, वो भी अपनी नौकरी बचाना चाहते थे, उन्हें भी खदशा था कि अगर मैंने किसी को छोड़ दिया तो ये केस चूंकि इतना पब्लिक में आ चुका है, इतना इसके ऑप्टिक्स बन चुके हैं, तो मुझे शायद अपनी मर्जी की मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट पोजीशन जो कि ग्राउंड पे मौजूद है, एंड दिस इज नॉट जस्ट कि ये कोई बहुत एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जो नॉर्मल नहीं होता। Things like this are happening very rapidly nowadays, और इसमें हमें नजर आ रहा है कि पुलिस अब जानबूझ के वो जैसे उन्हें लाइसेंस मिला है, we have been listening and के जी लोगों को वो पकड़ा जाता है कि जनाब हम आपको फलाने इंसिडेंट में डाल देंगे, फलाने केस में डाल देंगे, एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग के जी ब्राइब्स लेनी शुरू कर दी है, एक्सट्रैक्टिंग मनी। मैंने भी वीडियो पंजाब की देखी है जहां पर वो सीसी कैमरे से उन्होंने दिखाई, मुझ तक भी वो पहुंची है कि वो एक पता नहीं स्टोर था, वहां पे पहुंच के उन्होंने तोड़ फोड़ की के पैसे नहीं दिए और उन्होंने कहा कि जी 9 मई के बाद के में हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। सर, तो जिस तरह से फिल्मों से पहले बताया जाता है, कोई हॉरर मूवी या कोई इस टाइप की जो सनसनीखेज मूवी होती है, तो उससे पहले बताया जाता है कि कमजोर दिल हजरात जो है इस मूवी को ना देखें। तो मुझे तो अब ये लग रहा है कि इस मुल्क में जज बनने से पहले भी ये बताया जाएगा कि कमजोर दिल हजरात जो है वो जज ना बने, क्योंकि आप तो डर जाते हैं, डरने वाले का जो काम है सामने वाले का खराब हो जाता है। शैला, इसमें इशू ये है कि जब आप किसी शख्स से 1, 2 या 3 इलीगल काम कराते हैं, अनलॉफुल काम कराते हैं, चाहे वो धौंस से हो, धमकी से हो, प्रेशर से हो, तो फिर वो शख्स ये करता है कि जी 3 काम तो इन्होंने करा लिए, वो 6 काम खुद से कर लेता है पैसे पकड़ के या किसी और चक्कर में। एंड दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स के जनाब एक जगह आप किसी आदमी को कहते हैं कि जी जाइए गाड़ी के शीशे तोड़ने हैं, वो गाड़ी के शीशे आपके कहने पे तो तोड़ देगा, लेकिन उसके बाद वो 10 जगह और जाके वो कहेगा कि जी मैं गाड़ी के शीशे तोड़ता हूँ, मुझे नहीं तो आप पैसे दें, एक्सटॉर्शन वो करेगा। तो दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। लेकिन हमने उसमें एक बेहतरी ये देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली
कुछ ऐसे जो हमारे एक जज साहब हैं, उन्होंने इस किस्म के जो अरेस्ट हैं, या वो जो एमपीओ में लोगों को अरेस्ट किया जाता है, एक केस से निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं, पॉलिटिकली आर्म ट्विस्टिंग है, विक्टिमाइजेशन है, ऑल दो दीज आर, तो इन चीजों को देखने के लिए अल्टीमेटली पीपल आर लुकिंग अप टू द कोर्ट्स, और लोगों का मोरल गिरता है कि जब सबसे बड़ी अदालत से कुछ उनको नजर नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, देन दे वुड से कि जो छोटे जजेस हैं वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, जब इस मुल्क की आला तरीन अदलिया से हमें इस किस्म के फैसले, या वो खामोशी इख्तियार करते हैं, या उनके एपेक्स कोर्ट्स के फैसले आ जाते हैं और उन पे हुकूमत अमल दरामद नहीं करती, सो द मैसेज ये ट्रिकलिंग इफेक्ट होता है, नीचे जाता है, एंड देन फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। ठीक है, तो आमिर साहब, अवाम अगर देखें, अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो मुझे तो लगता है फ्रांस में एक बंदा पुलिस की गोली से मरा था, तो वहां जो हाल किया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हम जिंदा कौम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अवाम या तो मुर्दा हो चुके हैं या सिस्टम मुर्दा हो चुका है। हमारे साथ सब कुछ हो जाता है लेकिन हम बाहर नहीं निकलते। कोई एक आदमी कहे ना कहे, लेकिन अवाम का भी तो कोई फर्ज बनता है, ये नहीं बनता। अब इस बच्चे की बात अगर मैं करूं तो अवाम निकल सकती थी, जब फ्रांस में निकल सकती है एक बच्चे को गोली मारने पर, तो क्या यहाँ नहीं निकल सकते? लेकिन कसूर थोड़ा हमारा भी बनता है कि हम एक मुर्दा सिस्टम के साथ हम खुद भी मुर्दा हो चुके हैं। देखिए, वहां पे एज ए नेशन ऑब्वियसली सो मेनी थिंग्स हैव डेवलप्ड, वक्त के साथ साथ बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। हमारे यहाँ ये है कि जब लोग देखते हैं कि जी जो रूल ऑफ लॉ है, हमने अगर पिछला दौर देखा कि जिस दिन जो हमारे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे चार्ज फ्रेम होना था फॉर a corruption case involving billions of rupees of money laundering, उनके बेटे पे होना था, and the very same fine morning जब चार्ज फ्रेम हो रहा था तो कोर्ट में बताया जाता है कि जनाब आज वो नहीं आ सकते, आज वो वजीर आजम का हल्फ ले रहे हैं, और बेटे साहब बाद में पंजाब के वजीर आला का हल्फ ले रहे हैं। जब ये चीजें अवाम को नजर आती हैं तो फिर अवाम कहती है कि जी अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम एक शख्स की मौत पे, अगर इतने लोग फ्रांस में निकले, यहाँ तो सैकड़ों मारे जाएंगे, सैकड़ों अंदर चले जाएंगे, और फिर जब वो देखते हैं कि जनाब ये देखिए कि जहां पे इन्होंने जिन लोगों को वाकई ही बंद करना होता है, तो फिर वहां पे तो 90 दिन से 100 दिन से हमने देखा जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ, हमने देखा जर्नलिस्ट गायब हैं, सो दीज आर सो मेनी फैक्टर्स। तो अवाम को या तो कोई पीछे से सपोर्ट हो किसी एक अदारे की, तो अवाम अब बाहर निकल के गोलियां खाने के बाद भी अगर उन्हीं अवाम के ऊपर एटीसी का केस बन जाता है, वो मारे भी जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अवाम कभी नहीं बाहर निकलेगी। सही कहा आपने, क्योंकि फ्रांस में ये नहीं था ना कि वहां पर 9 मई का वाकया डाल देंगे जी, आपसे आपको इस केस में बंद कर देंगे, उस केस में बंद कर देंगे, तो ये वहां मसाइल ऐसे थे नहीं। और 9 मई के वाकये को आपने याद दिलाया, तो 9 मई के वाकये में वो जो खवातीन है पीटीआई की, उनको जो अरेस्ट किया है, आप बेल नहीं देते, लेकिन जाहिर जाफर की वालदा को भी तो जमानत हुई थी, कत्ल का मुकदमा था उन पर, यही पाकिस्तान था, यही अदालतें थी, आखिर उनको रिलीफ मिला था कि नहीं मिला था? तो इन देखिए वो तो वहां पे तो जी, मैंने जैसे आपने कहा ना कि वी डोंट हैव वन लॉ फॉर एवरीबॉडी, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो सा है वो अशरफिया के लिए, अमीर आदमी के लिए कुछ और है, उनके लिए जेल किसी और किस्म का होता है। लेकिन जिन ख्वातीन की आप बात कर रही हैं, वो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो सी है, ये इतनी अंदर आ चुकी है कि हम समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके हम, ये हमारे बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बन गए हैं, बिकॉज अदालतें बनाई क्यों है? आप एक काम करें, काउंटर बनाए, वहां पे बताएं कि आप दोनों का केस है, जो पैसे ज्यादा जमा करा देगा फैसला उसके हक में कर देंगे। आप भी 10-10 साल किसी को लटकाते हैं, कोई चला जाता है इस दुनिया से, कोई अपनी पूंजी बेच के, अपना घर बेच के वो चला रहा होता है, तो आप सीधी सीधी तरह कह ही देना कि जी 2 काउंटर बने हुए, यहाँ पर आइए, फीस जमा कराइए, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी के हक में फैसला कर देंगे, एंड दैट्स इट, खत्म हो गई। बिला वजह अदालतें भी हैं, बिला वजह चीजें भी हैं, और फिर उसमें आदमी अपना टाइम भी ख्वार होता है, अपनी जॉब छोड़ता है, अपना घर बार छोड़ता है। कितना केस को लड़ना इतना आसान तो नहीं है ना। शैला, इसमें हम सिर्फ अदालतों को
दोष नहीं दे सकते, उनको कसूरवार नहीं दे सकते। इस मुल्क में ये तमाम चीजें इकट्ठी चलती हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन होती है। अगर आप कहें आपके तालीमी अदारों में देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए कि आपके स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, आप देखिए कि आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हर जगह एक माफिया बैठा हुआ है, हर जगह पे करप्शन इस तरह सरायत कर चुकी है। तो अदालतों को आप अलहदा से नहीं कह सकते कि जी ये अदालतें हैं, इसमें फरिश्ते हैं और बाकी जगह। तो आपको उस पूरे सिस्टम में एवरीबॉडी, पुलिस को देख लें आप, और डिपार्टमेंट्स, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, वापडा में चले जाएं, बिजली का आप बिल को देख लें, आप ट्रैफिक पुलिस को देख लें। बात देखें, अगर आप डॉक्टर की बात करें, वकील की बात करें या जज की बात करें, ये तीन लोग ऐसे हैं कि वो जो एक मशहूर है ना कि या तो आप 3 फीट अंदर गए या फिर 3 फीट आप ऊपर चले गए, तो ये वो वाली कहानी है। बाकी इदारों में आपको कोई जान और माल का इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन ये वाहिद जगह है कि अगर आपका केस सही नहीं लड़ा गया तो आप कहाँ होंगे, दुनिया में ही नहीं होंगे, और अगर डॉक्टर ने भी जरा सी गलती की तो भी आप इस दुनिया में नहीं होंगे। तो ये तो सेंसिटिव जॉब्स हैं या काम है या इदारे हैं जहां पर आप कोई एरर छोड़ ही नहीं सकते, आप कोई गलती कर ही नहीं सकते या कोई कोताही कर ही नहीं सकते। शैला, ये बड़ी एक नैरो सी इसकी बात है। हमने तो इसको अगर वाइडर कैनवस पे आप देखें तो आप क्या समझती हैं कि वो एक डॉक्टर के गलत इलाज से तो एक बंदा मर जाएगा। यहाँ जो हमारी लीडरशिप आती है, पूरा मुल्क लूट के अरबों करोड़ों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस जब लूट मार करते हैं तो पूरी कौम का मर्डर हो रहा है, पूरी कौम के गरीब बच्चों का खाना नहीं मिल रहा, अंडर डेवलप्ड हैं हम, गुर्बत की लाइन से। तो ये जो कत्ल हो रहे हैं, ये उससे बड़ा ये एक जुर्म है कि जहां पे ऐसा होता है कि जहां पे नैब के कवानीन को उठा के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। हम कहते हैं जी 50 करोड़ की तो करप्शन होती है, लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए कम कर लिया, 49 करोड़ कर लिया, तो फिर दैट इज नॉट अ करप्शन। जहां पे हम ये कहते हैं कि जनाब जो बड़े बड़े डील्स होती हैं, जहां पे कह दिया जाता है कि जी ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, जहां हमको नजर आता है कि जी अरबों रुपए की बैरून मुल्क जायदादें ले ली जाती हैं, उनको कुछ नहीं। तो वो ट्रिकल डाउन करके अल्टीमेटली, आपने तो कहा ना, एक डॉक्टर एक शख्स को तकलीफ पहुंचाता होगा या 10 को, लेकिन यहाँ तो पूरी कौम के साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। तो ये अब इशू ऐसा है कि एज ए नेशन वी हैव टू लुक एट आवर इंस्टीट्यूशंस। अब हमारे इंस्टीट्यूशंस को संभलना है, ये शख्सियात से ठीक नहीं होने वाला। और इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस होगा, जब कोई सिफारशी, जब कोई नालायक, जब कोई ऊपर से बैठाया गया आदमी आएगा तो वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। सो वी हैव टू गो टूवर्ड्स फेचिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। और ये जो मोरूसी सियासत और ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, 2 दिन कबल मैं पार्लियामेंट में ये जो अभी आउटगोइंग थी, आप देखिए कि वहां पे बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी ये हमारे पेरेंट्स को ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिससे मैं और मरियम बीबी का मुस्तकबिल और हमारे लिए आगे हुक्मरानी करनी आसानी हो। तो दे हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि ये हमारा मुल्क है और अब मरियम और बिलावल साहब ने आना है। तो जहां पे सोच ऐसी हो, जहां पे डेमोक्रेसी ऐसे हो। आपको 24 घंटे या 48 घंटे पहले आपको ये तमाम चीजें याद है? इससे पहले तो आप अपने वालिद साहब का सारा ही साथ दे रहे थे, आपने नवाज शरीफ का भी साथ दिया, आपने इस जो रजीम चेंज था उसका सारा साथ दिया, उसका हिस्सा बने रहे। या आपको कोई 10-12 घंटे जब आपके रह गए कि आपकी हुकूमत जाने वाली है, जब आपको ये तमाम ये लेक्चर याद आ रहा है? सियासत से मुझे याद है आमिर साहब, इमरान खान साहब एक छोटी सी सेल में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। वो सेल जिसकी जगह बहुत तंग है, सामान का बैग मेरे ख्याल में शायद लग सकते हैं। इस सेल में वॉशरूम बता रहे हैं कि जी खुला हुआ है, बाल्टी एक रखी है, वही नहाने की, वही वॉशरूम में टॉयलेट के तौर में आपके फ्लश के तौर पे इस्तेमाल होती है। सेल के करीब कोई अमला नहीं है, खाने को चेक करके नहीं दिया जाता। बेटर क्लास उनको मिल सकती है लेकिन नहीं मिल रही, तो क्या कोताही कहाँ लगेगी? अव्वल तो खैर वो अभी 22 को उन्होंने कहा है, लेकिन वकला कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको नजर नहीं आ रही ये चीज कि ये हो क्या रहा है, ये जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ। देखिए, चीफ जस्टिस साहब भी ऑर्डर्स उस फोर्स से नहीं कर रहे
वो जी ठीक है, जेलर साहब देख लें कि एज पर रूल जोन सी उनको सहूलियात देनी है वो दे दी जाए। नाउ दिस इज अ ऑर्डर के जिसमें कोई हमें सख्ती नजर नहीं आ रही। अगर तो कोई सख्त ऑर्डर हो कि जी ठीक है, यू हैव 12 आवर्स, ये रिपोर्ट कीजिए, ये फैसिलिटीज दीजिए और वापस आए। बट अगेन बात वही है कि जो हमारी जुडिशरी है वो भी समझती है कि ना तो ये कोई कातिल हैं, ना तो ये कोई इन्होंने टेररिज्म किया हुआ है। दीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये सियासी नवीयत की। और ये हमें आवाज कल या परसों सुप्रीम कोर्ट से सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जी ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो जो अंदर लोग हैं सियासतदान, उन्हें भी पता है अब अगर कि जनाब ये हमारे जो केसेस हैं ये अब चलेंगे ऐसे। और हमने देखा कि यही मियां नवाज शरीफ साहब जेल में भी थे, अटक में भी थे, और फिर यही हमारे मुल्क का सिस्टम है कि वो दोबारा से भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, दोबारा से भी उनको जाने दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अवर होल सिस्टम, चाहे वो लीगल सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो हमारे किसी भी सिस्टम को लें, उसको हमने इस तरीके से एक दुनिया से अलहदा करके डेवलप कर दिया है कि हम समझ चुके हैं। आप देखिएगा कि आज अगर ये हो रहा है तो कुछ पता नहीं, एक महीने बाद आपको नजर आए कि जी एक सेटलमेंट हो गई है और अब की बारी शायद पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ पे सख्ती आपको नजर आ जाए और पीटीआई के साथ कोई डील हो जाए। तो दीज थिंग्स आर देयर और ये हमारी ग्राउंड पे चीजें मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली यही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और किसी वक्त यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट अगेन इसका मैसेज जो दुनिया में जा रहा है वो ये जा रहा है कि पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं, ये खुद ही काफी हैं अपने लिए। और व्हाट दे आर डूइंग फॉर देयर ओन सिस्टम, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। हमारे पड़ोसी ने हमें दुश्मन मानने से ही हमसे मुकाबला करने का ही सोचना छोड़ दिया। वो कहते हैं आप लोग हो क्या कि मैं आपसे मुकाबला भी करूं। दुश्मन भी अपनी लेवल का बंदा रखता है ना, तो वो हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमें दुश्मन की कैटेगरी में भी नहीं रख रहे। इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हमारी होगी। वो कहते हैं खुद ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे, हम तो आगे जाओ। और वाकई वो बहुत तरक्की कर गया है। अब बुकला ने अभी तक, अगर आमिर साहब जो उमर फारूक साहब हैं वो अदालत में जिस तरीके से वो ठीक तरह से नहीं सुन पा रहे हैं, अपनी तोहर उन्होंने 22 दे दी है, लेकिन इस केस को क्या दूसरी अदालत में नहीं ले जाया जा सकता? देखिए दूसरी अदालत में ले जाने के लिए आई थिंक दे हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन, लेकिन अच्छा। हमारा जुडिशियल सिस्टम ये है कि उसी जज के पास अगर आप कहेंगे कि इसको दूसरी अदालत भेजें, बिकॉज ही इज द चीफ जस्टिस, तो जो लॉ है वो ये है कि ओनली चीफ जस्टिस कैन से कि जी ये फलानी कोर्ट में चलेगा, फलानी में नहीं चलेगा। बात यही आ रही है कि जनाब आ चले दूसरी अदालत में चले जाए। हमने तो जो इस मुल्क की इससे बड़ी अदालत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी 14 मई को इलेक्शन होने हैं, वो इलेक्शंस कहाँ गए? आज भी सुप्रीम कोर्ट पकड़ के बैठी है कि जनाब वो हमने तो ये कहा था, इलेक्शन कमीशन को बुला के वो कर रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। और अदलिया को अपना रोल प्ले करना है, और ये अदलिया का रोल जब तक सुप्रीम कोर्ट से शुरू नहीं होगा तब तक इसमें आपको जान नीचे से डोंट एक्सपेक्ट कि नीचे के जजेस फिर कुछ करेंगे, फिर सेशन कोर्ट्स भी ऐसे ही फैसले देंगे। बट इफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमें दराने भी नजर आई, जिसमें हमें पार्टीज भी नजर आई, अगर वो मुत्तहिद हो और वो अगर जॉइंटली फैसला कर लें कि जी आईने पाकिस्तान को मद्देनजर रख के हमने फैसले करने हैं और इसके अलावा कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं करने हैं। हमने देखे केसेस, ये नहीं कि पाकिस्तानी जुडिशियल हिस्ट्री में केसेस नहीं हुए, चाहे वो मियां नवाज शरीफ का केस है कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चाहे वो ये इमरान खान साहब की केसेस हैं, या उससे पहले जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का मर्डर था। तो ये तमाम चीजें हमारी ही जुडिशरी से हमें नजर आई। ये तमाम चीजों पे अवाम अब जोन सी है अल्टीमेटली दे आर लूजिंग फेथ, और उसका नतीजा आपको नजर आया कि दुनिया में जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल सिस्टम और हमारी इवन जर्नलिस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस लेवल पे है।
तो these all factors are leading towards वैसे भी तो अजीब कि सा हम सिस्टम 15 महीनों में ही मैंने देखा है, एक निज़ाम ही एक अजीब है कि हुकूमत और उसके जो अब चलाने वाले जो हैं वो 150-200 मुकदमात वो एक बंदे पे डाल दें। उसको डालकर आप अंदर कर दो, फिर अदम पैरवी पर तमाम मुकदमात पर वारंट जारी कर दो। मुझे बेबस चीफ जस्टिस, बेबस हमारी अदालतें, तो मतलब एक आम आदमी जब ये देखता है तो उसको क्या लगेगा? वो इस मुल्क से जाएगा नहीं, डिप्रेशन में नहीं मरेगा, अपने बच्चों को ज़हर नहीं देगा, कत्ल नहीं करेगा अपने बच्चों को, फांसी नहीं चढ़ेगा, क्या नहीं करेगा? वो यही सोचेगा कि जब इतने बड़ों का ये हाल हो रहा है, तो मेरा क्या सुनना है? मुझे क्या, यानी ऑटोमैटिकली आपके ज़हन में चीज़ आ गई है कि जी हमारा तो कुछ होना ही नहीं है। यही है ना, एक आम आदमी के लिए तो कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, पुलिस देखिए अलग हो जाती है, जज अलग हो हमारा तो हम तो डेली इट्स बीन लाइक 33 डिकेड्स हो गए हैं इस काम में है। आम आदमी की जनरेशन्स इन अदालतों में, अभी आपने अपने के प्रोग्राम के शुरू में अरसलान के केस की बात की, ऐसे दर्जनों सैकड़ों अरसलान हैं, ऐसे दर्जनों ख्वातीन हैं, ऐसे दर्जनों लोग हैं कि जो कि अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं लेकिन जेलों से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान आते हैं उनकी तवज्जो आम आदमी पे नहीं होती। अभी 15-16 माह की जो आपने हुकूमत देखी, उसमें जितनी भी कानून साजी हुई, क्या किसी दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में, डेमोक्रेटिक मुल्क में इस किस्म की कानून साजी हो सकती है कि 10 से 12 आदमी बैठे हों पार्लियामेंट में और वो दर्जनों बिल्स पास कर दें, उन्हें आइन कानून की शक्ल दे दें और ऑन टॉप वो ऐसे कवानीन बनाएं कि जिसमें अवाम को तो एक भी कानून नहीं जो उसकी भलाई के लिए हो, लेकिन नैब को खत्म कर दिया जाए, ईसीएल के लॉ को खत्म कर दिया जाए, ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के राइट को खत्म कर दिया जाए, लोगों के घरों में विदाउट सर्च वारंट्स आप पुलिस को इख्तियार दे दे कि चले जाएं, लोगों के घरों को रोन दें। जब इस किस्म की कानून साजी कौन कर रहा है? वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जो कि अवाम के वोट लेके आए। तो अवाम का भी फर्ज है कि जनाब जब आप ऐसे लोगों को वोट देंगे और जब वो ऐसी कानून साजी करेंगे तो फिर आप रोते क्यों हैं, फिर आप चिल्लाते क्यों हैं? या तो फिर आप वोट देते वक्त कम से कम ये तो देखें कि किन लोगों को वोट दे रहे हैं। आपने अभी पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कहा कि आपको लगता है कि इलेक्शन में वोट जो है वो काउंट होते हैं और फिर जो इलेक्शन में जीतता है उसको जितवाया जाता है, जो हारता है उसे हरवाया जाता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, उसमें कुछ परसेंटेज तो होती है, लेकिन हमें ये नजर आता है कि अवाम भी तो वोट देती है ना। अवाम ने ही मियां नवाज शरीफ को किसी जमाने में वोट दिए, अवाम ने ही जुल्फकार अली भुट्टो साहब को वोट दिए, अवाम ने ही पीटीआई को वोट दिए। ठीक है, उसमें 10-20% अगर रिगिंग होती है, लेकिन अवाम वोट देती है, अवाम ही जलसों में हमें नजर आती है, अवाम ही हमें कीमे के पराठे लेके और कि जब ये बात करती है कि जी वो खांदा है तो लांदा भी है, जब ये सोच होगी तो। बट द गुड पार्ट इज कि अब हमें नजर आ रहा है कि अवाम जो सी है वो समझ रही है एंड उनके ऊपर से वो पर्दा हट रहा है कि जनाब हमारे साथ इस जमहूरियत के नाम पे किस किस्म का जुल्म हुआ। तो ठीक है, इट्स लेट, बट उनको रियलाइजेशन हो गया है एंड बीइंग एक उसको ऑप्टिमिज्म को सामने रखते हुए आई थिंक कि ये सिलसिला अगर रेगुलरली चलता रहे तो अवाम यकीनी तौर पे अब बहुत सी चीजों से पर्दा हटने के बाद समझ चुकी है कि वोट का राइट क्या होता है और वोट की पावर क्या होती है। एक और सवाल मैं आपसे करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू ऑफ जजमेंट इन जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स एक्ट जो है उसको जो कलअदम करार दिया है उससे और कहा भी है कि ये आइन से मुतजादिम है, तो इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, मतलब किसके फायदे में गया है ये? देखिए, ये जो उन्होंने कानून लेके आए थे, आउट गोइंग जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी कि जनाब ये जो जितने भी judgments and orders have been passed, they can be reviewed. Review of Judgment and Orders Act 2023. Now, under the Constitution of Pakistan, जो रिव्यू है वो आर्टिकल 188 में है और रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। What they have tried to do is कि उन्होंने रिव्यू को कहा कि जी इसको एज ए अपील सुना जाएगा, इसको अपील में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि आईने पाकिस्तान इजाजत नहीं देता। और फिर ऑन टॉप कह दिया कि तमाम फैसले जो आज तक हो चुके हैं अंडर आर्टिकल 184(3)
जो कि सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें सो मोटो भी लिया जाता है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसले करती है, उन तमाम को बैक डेट से कहा कि एज एन अपील लिया जाएगा। इसमें बहुत से लोगों के केस हैं कि जिनका फैसला हो गया, इन्होंने कहा चूंकि अब ये अपील के तौर पे सुना जाएगा, तो पहले तो था कि अपील वही बेंच सुनता है, अब इन्होंने कहा एक लार्जर बेंच बनेगा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईने पाकिस्तान जो सा है वो अपील का राइट नहीं दे रहा अंडर आर्टिकल 184(3), और अगर आप अपील का राइट देना चाहते हैं तो जब तक आईने पाकिस्तान में अमेंडमेंट नहीं होगी, तो एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आप मास नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन या किसी और के केसेस दोबारा खोलने की खातिर ये पर्सन स्पेसिफिक और सुप्रीम कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स है उसमें इंटरफेयर ना कीजिए, और ये कानून को नल एंड वॉइड करार दिया गया। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बेशतर जो इन्होंने कानून साजी की है वो इसी तरीके से अल्ट्रा वायरिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर होंगी। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये बताइए कि अगर जितने भी बिल पास हुए उसमें से कुछ में सदर मुमलिकत ने जो है वो साइन कर दिए होंगे, लेकिन कुछ कहा जा रहा है कि साइन अभी नहीं किए हैं, तो वो जो साइन नहीं किए हैं और अब तो हुकूमत भी चली गई है, तो उसका क्या बनेगा? देखिए, सदर ममलिकत ने अगर साइन नहीं किए तो इस मीन्स के वो बिल दोबारा जॉइंट सेशन में जाता है। जॉइंट सेशन का मतलब है सेनेट और नेशनल असेंबली का मुश्तरका इजलास। अब चूंकि नेशनल असेंबली का तो वजूद ही नहीं, तो वो जो उनसे बिल्स हैं वो हवा में मुल्हक रहेंगे, वो कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाएंगे, वो एक्ट नहीं बनेंगे, और जब तक कि नई पार्लियामेंट नहीं आती तो वो कानून की कोई हैसियत नहीं होगी, कोई कानूनी शक्ल नहीं होगी। ठीक है, जब तक कि दूसरी गवर्नमेंट आए और उनका कोई सदर आप मुंतखब करें, जब तक ये इसी तरह पेंडिंग में रहेगा। ट्रू, जब तक कि नई पार्लियामेंट ना आए और वो पार्लियामेंट से पास हो मेजॉरिटी से। सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमेशा हम आपसे कहते हैं कि कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो हमारे लाइव शोज और प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.